हाय स्टूडेंट। बिहार कंपटीशन में आप लोग का स्वागत है। अब वीडियो को हम चालू करें उससे पूर्व आपको बता दें कि 17वीं बीपीएससी की मेरे द्वारा कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा आप लोगों को, और रोज़ मैं वीडियो नित्य प्रतिदिन दे रहा हूं। ठीक है, जैसा कि मैं बताया हूं 90 दिनों में बीपीएससी की कंफर्म 110 नंबर 120 नंबर की तैयारी होगी। तो कुछ विद्यार्थी का ये शिकायत है कि मैं लाइव नहीं आता हूं, तो मैं लाइव नहीं आता हूं तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि इस चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, और मिनिमम कम से कम जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होगा तो मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग का सहयोग चाहिए, चाहे जो भी व्यक्ति वीडियो देखेंगे, खास करके ये वीडियो से। तो 9 तारीख से पूर्व, 9 अप्रैल से पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम इस चैनल पे 50+ सब्सक्राइबर हो जाए। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। यदि करवा दीजिए तो आप लोग के लिए बेनिफिट ये होने वाला है कि मैं रोज़ लाइव आके आप लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 9 तारीख से पूर्व आप लोग 50 सब्सक्राइबर करवा दो। 19 तो हो गया है, ठीक है, बाद बाकी जो 31-32 बच गया तो करवा देना। करवा दोगे तो बेनिफिट यही होगा कि आप लोग के लिए मैं लाइव रोज़ आ पाऊंगा, तो वहाँ पे लाइव इंटरेक्शन हो पाएगा। ठीक है, चलिए। तो बीपीएससी वाला जो बात बोले हैं, तो बीपीएससी में रोज़ मेरे द्वारा वीडियो दिया ही जा रहा है। और एंशियंट हिस्ट्री में आपको कहाँ तक हम लोग का हो गया है, मौर्य काल तक हो गया। ठीक है, तो मौर्य काल तक हो गया, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं कुषाण के बारे में, फिर शक के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये थोड़ा मैप देख लीजिए। ये मैप देख रहे हैं, ये शुंग वंश जो है, तो शुंग वंश का मैप, उसका जो भौगोलिक क्षेत्र था, ठीक है, तो वो इस प्रकार का था। और ये सब मगध से ही संबंधित है। यहाँ पे देख रहा पाटलिपुत्रा है, तो ये मगध से ही संबंधित है। ठीक है, चले। देखो एंशियंट हिस्ट्री में ज़्यादा हम नहीं डिस्कशन करते हैं, कारण तुम्हारे प्रीलिम्स में जो पूछता है उसके लिए मोर देन सफिशियंट हम डाटा तुमको प्रोवाइड करवा ही दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा मगजमारी करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक, जितना काम है उतना पढ़िए, ज़्यादा ज्ञानबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सिलेक्शन हो जाए तो बैठ के आराम से पढ़ते रहिए, जितना पढ़ना होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। चलो, तो आज क्या देखने वाले हैं? शुंग राजवंश। क्या होगा? शुंग राजवंश। तो शुंग राजवंश की बात करेगा तो शुंग राजवंश कब आता है? जब मौर्य प्रशासन क्या होता है, मौर्य प्रशासन तुमको क्या होता है, समाप्त हो जाता है, यानी कि मौर्य साम्राज्य क्या होता है, उसका समाप्ति हो जाता है। तो उसके बाद कौन आता है तुमको? शुंग साम्राज्य। शुंग साम्राज्य का स्थापना कितना है? 185 बीसी से लेके 73 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व। देखो सारा काम छोड़ उड़ के क्या कर रहे हैं, तुम लोग के लिए वीडियो रोज बना के दे रहे हैं। बस तुम लोग का इतना सहयोग चाहिए, कितना करवा दो कि 9 तारीख से पहले पहले इतना कर सब्सक्राइबर पुरवा दो कि क्या हो, हम लाइव आ सके। ठीक है, चलो। तो संस्थापक का बात करें, संस्थापक कौन है? संस्थापक है पुष्यमित्र शंगु, जिसका समय काल कितना था? 185 से 551। देखो चीज़ों को उतना ही पढ़ो जितना आवश्यक है। ठीक है, उससे ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा ज्ञानबाजी करके कुछ मिलने वाला नहीं है। एग्जाम प्रोस्पेक्टस से तुमको जो इम्पोर्टेंट है वो करो। मेंस का बात आएगा, मेंस में जहाँ वाला सेक्शन होगा वहाँ पे हम फुल्ली डिस्कशन करेंगे कायदे से। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। और जो भी बच्चा देख रहा है साथ में क्या करो कि टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन करो। चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही, साथ में टेलीग्राम से जुड़ो, ताकि तुम लोग को क्या हो, वहाँ पे PDF मिल सके। ठीक है, चलो। दो जो पुष्यमित्र शंगु था, जो उसका समय काल कितना था? 185 ईसा पूर्व। तो वो कौन था कि जो बृहद्रथ था ना, मौर्य वंश के अंतिम शासक, तो उसका हत्या करता है। ठीक है, उसका हत्या करता है, उसके बाद वो शासक बनता है। क्रोनोलॉजी आप बिल्कुल याद रखिए कि मौर्य के बाद कौन आया था? शुंग आया था। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और देखो नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार, बहुत मेहनत की है, तब जाके 2 साल 3 साल के बाद इतना सारा नोट्स तैयार कर पाए हैं। चलो, तो पुष्यमित्र शुंगु क्या करता है? बृहद्रथ का क्या रहता है? मुख्य सेनापति रहता है, और वही उसका क्या कर देता है? हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो क्या होता है? शासक बनता है। तो पुष्यमित्र शुंगु ने क्या किया था? पतंजलि पतंजलि की सहायता से क्या किया? 2 अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ समझते हो, जिसमें क्या किया जाता था? घोड़ा का बलि दिया जाता था। ठीक है, और पतंजलि के द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया। कौन है वो? महाभाष्य। ये याद रखिएगा, पुस्तक अक्सर पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो पुस्तक आपको क्या होना चाहिए? पुस्तक आपको याद होना चाहिए।
क्या था, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य, ठीक है। और एक योग दर्शन। देखो जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां वहां पे तो हम ऑलरेडी टिक लगा ही दिए हैं। जैसे कि आज बिहार स्पेशल का वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं, तो उसमें हम प्रॉपर क्या किए, पीडीएफ नहीं इंक्लूड किए, हम एक एक चीज़ लिख के बताएं, ठीक है। तो जहाँ पे जिस प्रकार का ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे हमको लगता है डिस्कशन करना, वहाँ डिस्कशन करते हैं, जहाँ नहीं लगता तो वहाँ पे क्या करते हैं, नहीं करते, क्योंकि टाइम बर्बाद करके कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, पुष्यमित्र संगू के द्वारा क्या किया था, भरहुत स्तूप का निर्माण किया। देखो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है, भरहुत स्तूप के साथ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि इतिहासकार के द्वारा क्लियर कट तो नहीं बोला गया, मगर ये जरूर बोला था कि जो अशोक थे, तो अशोक के द्वारा भी भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया गया। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। कल जब हम पढ़ा रहे थे, तो अशोक के बारे में पढ़ा रहे थे मौर्य वंश में, तो हम वहाँ पे ये भरहुत का स्तूप को भी क्या किए थे, उसको इंक्लूड किए हुए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक बार देखिएगा, करेक्ट कीजिएगा, यदि कहीं सोर्स मिल जाए सही, तो आप वहाँ से उसको कंप्लीट करेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा। सांची का स्तूप का बात करेगा तो देखो, सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया था, अशोक के द्वारा, ठीक है। ये भी चीज कल हम बताए थे। और इसका मरम्मत करवाया गया था पुष्यमित्र संगू के द्वारा, ठीक है। राजधानी अक्सर पूछा जाता है, तो राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र। अभी आपको मैप दिखाए ना पाटलिपुत्र का, देखिए, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ देखिए, ये शुंग साम्राज्य है ना, तो शुंग साम्राज्य का ये पाटलिपुत्र है। तो यही क्या था, यही क्या था आपको, ये राजधानी था, ठीक है। चलिए, राइट डाउन कर दीजिए, और राइट डाउन नहीं भी कीजिएगा तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम क्या कीजिएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। चलिए, यहाँ तक हो गया, राजधानी तक देख लिया। उसके बाद देखो, पुष्यमित्र संगू जो है, तो उसका उत्तराधिकारी का कौन आया, उसका नाम था अग्निमित्र, ठीक है। और अग्निमित्र के बारे में ये चीज याद रखना, जो कालिदास है ना, तो कालिदास के द्वारा एक रचना लिखी गई थी, मालविक मालविकाग्नि मित्रम। तो ठीक है, तो मालविकाग्नि मित्रम जो है, तो उस नाटक का ये क्या थे, अग्निमित्र, मतलब उनके बारे में जिक्र किया गया था, ठीक है। यदि बोलोगे तो थोड़ा सा स्टोरी है, तो वो भी बता देंगे, बता दे, एक सेकंड रुक जा। ठीक है, तो जो मालविकाग्नि मित्रम था ना, तो उसमें क्या है कि नाटक है, तो उसमें तुमको छोटा सा कहानी है, ज्यादा बड़ा नहीं है, देख लेते हैं। तो मालवा देश का क्या था, मालवा देश की राजकुमारी थी, क्या थी, मालवा देश की क्या थी, एक राजकुमारी थी, ठीक है। तो वो राजकुमारी थी ना, तो उस राजकुमारी और साथ में एक राजा होते हैं, राजा कहाँ का होता है, राजा होता है विदिशा का, बता रहे हैं, अग्निमित्रम, इसमें लिखा हुआ अग्निमित्रम, यानी कि ये, ठीक है। तो अग्निमित्रम, तो अग्निमित्रम का क्या होता है, उनके साथ प्रेम होता और साथ में विवाह हो जाता, ठीक है। तो यही था, ठीक है। चलो, उसके बाद शुंग वंश का अंतिम शासक कौन होता है, शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति। देखो, ज्यादा चिल्ला के बाप बाप करके हल्ला गुल्ला करके पढ़ाने से कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि पढ़ाई तभी समझ में आएगा जब कोई भी चीज आराम से पढ़ोगे, शांति से पढ़ोगे, ठीक है। नहीं तो पता चला चिल्ला रहे, डकर रहे हैं, हो हल्ला करके, इधर उधर करके, ऊपर ऊपर कुछ पढ़ा के दिए, अपना खाना पूर्ति करके निकल रहे। क्योंकि 71वीं बीपीएससी का जो हम बोले हैं, तो उसके लिए हमको ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ हम दे तो वही डाटा दे जो डाटा क्या हो, बच्चा का काम में आएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी यदि देखता है तो ऐसा ना हो कि वो पढ़ के जाए और उसका बिल्कुल सवाल नहीं बने, तो इसलिए
हमको ज़रूरी है कि हर एक चीज़ को हमको ख्याल रखना पड़े। देखो जैसे एंशियंट हिस्ट्री वाला वीडियो ख़त्म हो जाएगा, तो एंशियंट हिस्ट्री तो आज ख़त्म हो जाए तो क्या करेंगे कि अगले दिन हम जो प्रीवियस ईयर का सवाल है वो करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर मॉडर्न मिडिएबल करवाएंगे, अब मिडिएबल के साथ क्या करवा देंगे, मॉडर्न करवा देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके चलेंगे। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का संस्थापक का बात करेगा तो कौन था, कुजला कडफिसस। ये सब नाम याद रखना, संस्थापक वगैरह पूछता रहता है। टाइम कितना था, 330 से था, सॉरी 30 से कितना था, 80 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये यूची कबीला से संबंधित था। कबीला भी कई बार पूछ लेता था। मूल निवासी की बात करोगे तो मध्य एशिया। मध्य एशिया का मतलब क्या हो गया, वर्तमान में का जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, खजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। थोड़ा बहुत ये ईरान वाला क्षेत्र सब है जो है, तो ये सारा किस में आता था, मध्य एशिया में, ठीक है। तो बीमा कटफिश तो थे, तो बीमा कटफिश के द्वारा क्या था, इसने भारतीय इतिहास में सर्वाधिक शुद्ध सोने सिक्के जारी किए थे। ये चीज याद रखना। कुषाण वंश में कौन, कुषाण वंश में बीमा कटफिश के द्वारा क्या किया था, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्का जारी किया था। तो अभी देखो एक तस्वीर लगाए हुए थे सोने का, ये देखो, देख रहा, ये हम गूगल से उठाए हैं, ठीक है। चलो, तो कुषाण के बारे में ये बात याद रखना कि उसके द्वारा क्या किया गया था, सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया गया था, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आते हैं, ये तो वही है, डबल बार क्या हो गया है, अटैच हो गया, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। इसके द्वारा और क्या किया गया, इसके द्वारा महेश्वर की उपाधि ली गई। किसकी उपाधि ली गई, महेश्वर की, ठीक है। और इसके समय में कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर। पुरुषपुर कहाँ है, वर्तमान का जो पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान में आपको पेशावर है, तो वहीं पेशावर में था, ठीक है। फिर इसका उत्तराधिकारी आता है, उत्तराधिकारी कौन आता है, कनिष्क। कनिष्क का समय काल कितना था, 127 से लेके 150 ईसा पूर्व, ठीक। और इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना होता है। महत्वपूर्ण घटना क्या होता है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, तुमको यहाँ पे क्या होता है, जो बौद्ध धर्म होता है तो बौद्ध धर्म में दो भागों में वो क्या होता है, विभाजन हो जाता है। क्या, एक हो जाता है हीनयान, जो अपने विचारों में परिवर्तन बिल्कुल नहीं लाता है, और दूसरा कौन होता है, महायान। देखो इससे पूर्व की बौद्ध संगीति की बात करोगे ना, तो पूर्व में जैसे कि एक तो अजात शत्रु के समय काल में हुआ, ठीक है। उसके बाद काला अशोक के टाइम में हुआ, दो तीसरा अशोक के टाइम में हुआ, और चौथा कब हुआ, चौथा हुआ इसके क्या नाम है इसका, कनिष्क के टाइम में, ठीक है। तो चार बौद्ध संगीति हो गया। चलिए टाइमलाइन यदि पूछ दे तो टाइमलाइन, चलिए कनिष्क के समय में क्या होता है कि 78 ईस्वी में क्या होता है, एक शक संवत की शुरुआत की जाती है, जिस पर क्या है, भारतीय कैलेंडर आधारित है, ठीक है। और कनिष्क के समय में ही गंधार कला और मथुरा कला का विकास आया। तो जो गंधार कला और मथुरा कला है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे कोई टेम्पल वगैरह पढ़ेंगे या फिर कोई स्थापत्य कला पढ़ेंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि वहाँ पे आपको हम ये करवा देंगे। यहाँ पे करेंगे तो पूरा हौज पौज हो जाएगा, ठीक है। कनिष्क के समय में पुरुषपुर के साथ क्या हुआ, मथुरा को दूसरा राजधानी बनाया गया। तो पुरुषपुर कहाँ था, पुरुषपुर पेशावर, वर्तमान का पाकिस्तान, ठीक है। और कुछ कुछ विद्वान है, तो विद्वान को नाम याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछ देता था कि किसके दरबार में कौन विद्वान थे, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कौन था, चरक, नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष। फिर से एक बार बोलते हैं, चरक, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, याद रहेगा। कुषाण वंश का अंतिम शासक का बात कीजिए तो वो कौन था, वासुदेव। कौन था, वासुदेव, ठीक है। अब आते हैं सातवाहन। तो सातवाहन वंश के बारे में देखिए, तो सातवाहन का संस्थापक कौन था, सातवाहन का संस्थापक कौन था, सिमुक। कौन था, सिमुक। और इसके उत्तराधिकारी का क्या नाम था, कृष्ण, ठीक है। तो कृष्ण जो होता है ना, तो फिर उसका उत्तराधिकारी, तो उसका उत्तराधिकारी के बारे में, तो कृष्ण का उत्तराधिकारी कौन था, कृष्ण का उत्तराधिकारी का
बात करेगा तो वो कौन था? सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा राजसूय यज्ञ करवाया गया, ठीक है। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताए हुए थे कि वहां पे क्या होता था, जो घोड़ा होता था तो घोड़ा का क्या किया जाता था? घोड़ा का बलि दिया जाता था, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता था? इसे बोला जाता था दक्षिणापति, ठीक है। क्या बोला जाता था? दक्षिणापति। और ये जो सतकर्णी प्रथम था तो इसको गौतमी पुत्र सतकर्णी भी कहा था। देखो गौतमी पुत्र का तात्पर्य क्या हो गया? जो गौतमी होगी वो उनकी माँ होगी, ठीक है। और सतकर्णी इसका नाम था। इसका मतलब क्या हो गया कि इस टाइम में जो स्त्री थी, ठीक है, तो स्त्री थी तो उस स्त्री का स्थिति क्या था? बहुत ज्यादा ही बेहतर था, ठीक है। चलो, यह पहला शासक था जिसने क्या किया कि अपनी माता का नाम अपने साथ जोड़ा। अभी बताए ना, महाराष्ट्र में नहपान को क्या किया? इसने पराजित किया। और इसका उत्तराधिकारी का बात करें तो कौन था? परिशिष्ट पुलवामी। देखो, सातवाहन का थोड़ा सा देख लो क्षेत्रफल, वैसे तो यहाँ पे बनाए हुए रफ मैप में, ठीक है, फिर भी यहाँ पे मैप में देख लो ताकि क्या हो, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। ये तो गुप्ता एम्पायर का ये क्या है? ये रहा सातवाहन। तो सातवाहन का क्षेत्र देख लो कहाँ है? गिरनार। गिरनार कहाँ है? गुजरात में। और यहाँ पे ही क्या किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया गया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो ये सारा क्षेत्र क्या आ जाता है? ये सारा क्षेत्र सातवाहन का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। चलिए, देखो एंशियंट हिस्ट्री में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एंशियंट हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट है वो सारा चीज़ करवा दिए हैं। बस सवाल यदि बनेगा तो यहीं कहीं सवाल बनेगा, फिर यहाँ इससे बाहर अब कुछ होगा तो करंट अफेयर में बनेगा। तो करंट अफेयर के लिए तुम्हारे लिए हम रोज़ क्या कर रहे हैं? वीडियो प्रोवाइड करवा ही रहे 71 बीपीएससी में, तो वहाँ से जाके कर लो, ठीक है। चलो, तो इसका उत्तराधिकारी कौन आया? प्रशिष्ट पुत्र पुलुमावी, ठीक है। तो उसके बाद देखो, तो इसके समय में क्या होता है? जो ये अरावती नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ये अरावती नहीं होगा, ये एक्चुअली होगा अमरावती। अमरावती से एक चीज और बता देते हैं, जो वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश है, जैसा कि तुम लोगों को मालूम होगा 2013-14 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन का बात हुआ। तो फिर तो जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हो तो उसको कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित करने के लिए समय लगता है ना। तो क्या हुआ है कि अब वर्तमान में तेलंगाना का राजधानी कहाँ हो गया है? हैदराबाद। और यदि आंध्र प्रदेश का बोल दे तो आंध्र प्रदेश का क्या हो गया है? अमरावती। तो ये चीज याद रखना, ये करंट में था, ठीक है। चलो, तो इसके समय में क्या होता है कि अमरावती स्तूप को क्या किया था? संगमरमर से पुनः निर्मित किया था, ठीक। और इसके समय में ही सातवाहन की जो राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो कहाँ था? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलो, उत्तराधिकारी का बात करेगा तो उत्तराधिकारी यज्ञ श्री सतकर्णी। देख रहा, हर कोई अपने माता का नाम अटैच कर रहा, ठीक है। तो ये चीज बेहतर था उस टाइम में। और इसे व्यापार प्रिय शासक कहा जाता है, यानी कि जो व्यापारी वर्ग होंगे उनको क्या करते होंगे? इनके द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता होगा, ठीक है। इनके सिक्का पे क्या किया गया था? इनके सिक्का पे नाव की आकृति थी। तो नाव की आकृति थी तो इससे कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगाया जाता था कि जो समुद्री जो व्यापार होगा या फिर समुद्र में जो वो एक प्रकार का क्या होगा? नियंत्रण होगा, ये इनका हो सकता था, ठीक है। सातवाहनों की राजधानी का बात करेगा तो अभी बताएं प्रतिष्ठान। और भाषा की बात करोगे तो प्राकृत भाषा के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में, अभी भी बताते हैं। प्राकृत भाषा समानता क्या है? जो भी स्थानीय भाषा होता है वो, जैसे कि मैं मिथिलांचल से हूँ तो मिथिलांचल में क्या बोला जाता है? मैथिली भाषा बोला जाता है, ठीक है। तो वैसे ही आप भी किसी क्षेत्र से होंगे, जैसे भोजपुर से होंगे तो आप भोजपुरी बोलते होंगे। यदि पटना से होंगे तो मगधवाल मग मगही भाषा होता है, ठीक है। तो उस प्रकार का बोलते होंगे। इसके समय काल में क्या हुआ कि इसके समय काल में सीसा का सिक्का जारी किया गया। किस चीज का? सीसा का। देखो, सातवाहन 100 से, सातवाहन 100 से सीसा, याद रखना। और जो वो क्या था? कुषाण वाला था। तो कुषाण वाले के टाइम में क्या हुआ था? उस टाइम में क्या किया गया था? उस टाइम में सोने का सिक्का जारी किया गया था, ठीक है। भूमि अनुदान की बात करोगे तो भूमि अनुदान का तात्पर्य क्या हो गया कि भूमि क्या किया जाता था?
कि राजा अपने राजस्व के हिसाब से उसको क्या किया जाता था, उसको अलग अलग चीजों में डिवाइड करते थे। ठीक है, तो भूमि अनुदान प्रथम शासक जिन्होंने भूमि को प्रशासनिक अधिकार दिया तो वो कौन था, ये सातवाहनों में से था। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक का बात करें तो कौन था, विजय सतकर्णी। कौन था, विजय सतकर्णी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं गुप्त वंश। तो गुप्त वंश की बात करेगा तो गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाता रहता सवाल में अक्सर। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। ठीक है, नाम याद रखना। आ, जो इन और इनका जो उत्तराधिकारी था उनका क्या नाम था, घटोत्कच गुप्त। ठीक है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, महाराज की उपाधि धारण किया जाता है। ठीक है, फिर घटोत्कच के उत्तराधिकारी की बात करोगे तो आया चंद्रगुप्त प्रथम। इसका समय काल कितना था, 319 से 335। देखो गुप्त वंश का समय काल कितना है, 240 से 280 एडी। ठीक है, चलो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे तो इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, और इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा महाधिराज का उपाधि लिया गया। पहले क्या होता था कि वो नाम में, अपने नाम में राजाओं का राजा, महाधिराजा, सबसे बड़ा राजा, अल्ट्रा राजा, प्रो राजा, मैक्स राजा, ऐसे करके कुछ कुछ अपना लगाता था ताकि क्या हो कि समाज में उसका दबदबा बना रहे। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ठीक है, चलो इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया और सोने का सिक्के जारी किया। विवाह के बारे में बताए थे, विवाह समानता क्यों किया जाता था। विवाह करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि विवाह करने से क्या होता था, प्रशासनिक और राजनीतिक शक्तियां बढ़ती थी। ठीक है, और साथ में ही क्षेत्र का विस्तार होता था। ठीक है, इसने 319 और 320 ईस्वी के आसपास क्या किया, गुप्त संवत की शुरुआत की। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का बात करेगा तो जो उसका उत्तराधिकारी था तो उसके उत्तराधिकारी का क्या नाम था, समुद्रगुप्त। देखो समुद्रगुप्त के नीचे में कितना 3-4 रेड वाला लकीर पार दिए, क्यों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 335 से 340 340 ईस्वी। ठीक है, चलो इसे एक नाम से और पुकारा जाता था, किस नाम से, लिच्छवी दुहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लिच्छवी दुहिता। ठीक है, बचपन का नाम यदि पूछ दे तो बचपन का नाम कांच था। ठीक है, और इसके बारे में इसके बारे में जानकारी के बारे में पूछेगा कि इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, तो इसके बारे में जानकारी जो तुमको मिलता है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, और जो एक रचना था हरिसेन का, तो उससे इसका जानकारी मिलता है। 5 चरणों में हम लोग देखेंगे इसके विजय अभियान को। तो 5 चरण कौन कौन सा होने वाला, प्रथम होने वाला उत्तर भारत जिसको आर्यभट्ट कहते थे, उसके बाद दक्षिण भारत। तो क्या किया गया, इन सभी को क्या किया गया, इनके द्वारा विजित किया गया। ठीक है, यानी कि इनके द्वारा जीता गया। ठीक है, समझ में आ रहा। इसको क्या कीजिएगा आप लोग ना, बार बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ तो हम प्रोवाइड करवा देंगे, हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा। नोट्स बना लीजिएगा तो साथ में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया गया और इनके द्वारा उपाधि लिया गया अश्वमेघ पराक्रम। ठीक है, और जो ये समुद्रगुप्त था ना, देखो समुद्रगुप्त के बारे में एक चीज हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता, खास करके इतिहासकारों के बारे में। समुद्रगुप्त की जब इतिहास के बारे में पढ़ोगे ना तो समुद्रगुप्त जो थे तो वो युद्ध मतलब हारे नहीं, मैक्सिमम युद्ध जीते। ठीक है, जबकि नेपोलियन बोनापार्ट जो था तो नेपोलियन बोनापार्ट भी था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट भी अच्छा क्या हुआ कि अच्छा मतलब राजा बना, मगर नेपोलियन बोनापार्ट हारता भी। नेपोलियन बोनापार्ट को क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट एक बार क्या करता है कि यूरोप वाला जो क्षेत्र है ना तो उसको लगता है कि उससे यदि व्यापार करना बंद कर देंगे, जैसे वर्तमान का चाइना है ना, तो चाइना से यदि इंडिया का ही बात कर लो, यदि इंडिया व्यापार करना बंद कर दे और लगता है कि भारत यदि सर्वाइव कर लेगा तो थोड़ा ये टफ हो जाता है। क्यों, क्योंकि चाइना क्या है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब है। तो वैसा ही क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया कि वो अपने पूरा क्षेत्र को क्या कर दिया, ब्लॉक करवा दिया कि कोई भी बाहरी आदमी व्यापार नहीं करेगा। जबकि जो उसका सेना का आदमी था स्वयं ही क्या करता था, उसके साथ यूरोप के साथ व्यापार करता था। और नेपोलियन बोनापार्ट का अंत भी खराब होता है क्योंकि वो खुद को क्रांति पुत्र कहता था। तो नेपोलियन बोनापार्ट को बाद में क्या किया था, ऐसा द्वीप पे भेज दिया था जहां से आना असंभव था। मगर नेपोलियन बोनापार्ट भी खतरनाक टाइप का आदमी था, महत्वाकांक्षी था। वो कैसे 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 करके
क्या होता है, वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे थे जो समुद्रगुप्त है वो नेपोलियन बोनापार्ट से कहीं ना कहीं महान था। ठीक है, महान क्यों था? क्योंकि इनके द्वारा क्या किया गया, मैक्सिमम युद्ध ये जीते ही। ठीक है, तो फिर भी अब इतिहासकार क्या करते थे, किसी को भारत का शेक्सपियर तो कुछ ऐसे करके जो जब कंपेयर किया जाता है तो कहीं ना कहीं क्या किया था, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन यदि पूछ दे, अब क्या कर सकते हो, इतिहास में लिखा हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा। तो भारत का नेपोलियन पूछ ले तो बोल देना समुद्रगुप्त। ठीक है, इनके द्वारा इनको बीना बजाने का शौक था, और इनके द्वारा क्या किया था, जो वर्तमान का श्रीलंका है, श्रीलंका में देखो अभी फिर से एक मामला उठ गया, 2017-18 में भी चल रहा था कच्छा द्वीप आइलैंड का, तो अभी भी फिर अब होने लगा। तो श्रीलंका के जो शासक थे मेघवर्मन, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, गया में आते हैं, गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगते हैं समुद्रगुप्त से। ठीक है, और वो उनको अनुमति दे भी देते हैं बाद में। अभी बता दिए तुमको उत्तराधिकारी के बारे में, एक बार फिर से देख लो। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, घटोत्कच गुप्त, और उसका कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त तक कर लिए। समुद्रगुप्त का दो पुत्र था, एक था रामगुप्त और एक था चंद्रगुप्त। तो जो रामगुप्त था ना, तो रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, यहाँ पे सुनना, ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी, ये रामगुप्त जो होता है, तो रामगुप्त को क्या किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं, जो इसका भाई होता है ना रामगुप्त, रामगुप्त उसका हत्या कर देते हैं। क्यों हत्या करते हैं, कि ये रामगुप्त इतना ज्यादा कायर था कि वो अपनी वाइफ को क्या करता है कि दूसरे के पास भेज देता है, यानी कि खुद भाग जाता अपना जान बचा के। ठीक है, तो इस चीज से उसका भाई क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रोधित होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, और वो फिर क्या करता है, अपने भाई रामगुप्त का हत्या कर देता। ठीक है, रामगुप्त के समय में क्या हुआ कि तांबे का सिक्का जारी किया गया। ठीक, और समुद्रगुप्त के समय में शकों का आक्रमण हुआ था, तो अंततः क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा क्या किया गया, शकों को पराजित किया गया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का देख लो, 280 से कितना है, 415 ईस्वी। तो देखो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या किया कि अपने भाई रामगुप्त का क्या करता है कि हत्या कर देता है, और फिर वो शासक बनता है। और इसने ही क्या किया था, रामगुप्त की जो पत्नी थी, उसकी भाई का जो वाइफ थी ध्रुव देवी, तो उससे क्या कर लेता, बाद में वो विवाह कर लेता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि उनके द्वारा विक्रमादित्य का उपाधि लिया था, देवगुप्त का और परम भगत का। एगो विक्रम और बेताल वाला सीरियल उरियल देखा होगा, या कहानी वहानी, तो विक्रम बेताल वाला में देखता था, वो जो रहता है ना बेताल, बार बार क्या कहता था विक्रम को कि तुम हमको कहानी सुनाओ। तब तक तो ठीक है, नहीं सुनाएगा तो क्या करेंगे, तुम्हारा जान क्या कर लेंगे, प्राण हर लेंगे। ठीक है, चलो। तो इसके समय में क्या होता है, चीनी यात्री जो होते हैं, जो चाइना के यात्री रहते हैं फाहियान, तो फाहियान का क्या होता है, भारत यात्रा। तो ये चीज याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यदि पूछ ले कि किसके समय काल में आया था, तो ये इस प्रकार का सवाल बनता रहता है। तो पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा कि फाहियान का यात्रा हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्या होता है, जो मेहरौली है, तो मेहरौली ये दिल्ली में, ठीक है, तो आयरन पिलर का क्या किया था, वहां पे निर्माण किया जाता, लोहे का एक क्या किया था, बड़ा सा पिलर बनाया जाता। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं, जो गुजरात होता है, तो गुजरात में शकों को पराजित करते हैं, और साथ ही क्या करते हैं, चांदी का सिक्का उनके द्वारा जारी किया था। और उस चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे, चांदी के सिक्के को बोलते थे रूपक। ये चीज याद रखिएगा, क्या बोलते थे, रूपक। और सोने के सिक्के को दिनार, दिनार जानता है ना, जो सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, जो अरबियन आइलैंड है, तो वहां पे भी आज भी क्या होता है, उधर दिनार जैसा शब्द आज भी इस्तेमाल किया, क्योंकि क्या माना जाता है कि कहा जाता है ये कि वो गोल्ड का कॉइन होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, देखो जो गुप्त वंश है, तो गुप्त वंश के बारे में ये कहा जाता है, जो प्राचीन भारत का इतिहास था, तो वो क्या था, गुप्त वंश, वो स्वर्णकालीन था। ठीक है, क्योंकि वहां पे लोगों का चहुमुखी विकास हुआ, तो चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, स्थापत्य कला से हो, चारों तरफ से होता। मगर कुछ कुछ लोग का एलिगेशन है कि जो शूद्र थे, तो शूद्र का जीवन जो है कभी भी बेहतर नहीं हुआ। और आज़ाद भारत में भी देखोगे, तो आज़ाद भारत में भी जो वर्तमान में जो जिसको SC ST बोलते हो,
तो उनका आज भी जीवन क्या है कि उस प्रकार का बेहतर नहीं हो पाया, कहीं न कहीं जीवन के मुख्य धारा से वो आज भी क्या हो पाए हैं कि सही से नहीं जुड़ पाए। ठीक है, तो ये एक तरह का लांछन है गुप्त काल के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 9 विद्वान रहते थे। ठीक है, इसमें मंडली निवास करती थी, तो जिसको क्या कहा जाता था, नवरत्न। ठीक है, तो नवरत्न में कौन कौन था ये नाम पूछ लेगा, जो क्या होता है, जो इतिहासकार रहते हैं या फिर कुछ उस प्रकार के जो विद्वान रहते हैं तो उसके बारे में पूछा जाता रहता है। तो ये चीज क्या कीजिएगा, आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम कौन था, प्रथम था कालिदास, दूसरा कौन था, आर्यभट्ट, तीसरा वराहमिहिर, चौथा अमर सिंह, पांचवा वेताल भट्ट, उसके बाद शंकु, धनवंतरी और अन्य। ठीक है, कुछ कुछ इन लोगों के द्वारा पुस्तक रचयिता किया गया है, तो वो सारा चीज देख लीजिए, क्योंकि पुस्तक भी अक्सर क्या किया था, मैच द फ्लोइंग में आपको दे देगा, एक तरफ नाम दूसरा तरफ पुस्तक, तो बोलेगा उसमें आपको मिलान करना। ठीक है, तो कालिदास हाँ देखो, अभी तो समुद्रगुप्त के बारे में बोले कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और साथ में कालिदास को भारत का शेक्सपियर। तो ये सब चीज हमको समझ में नहीं आता कि भारत में इतना ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हो कि ये सब जाहिल वाला चीज सब कैसे मतलब टेक्स्ट बुक में शामिल करवाता, समझ में नहीं आता रहता। अब तो शेक्सपियर देखो, ये आजकल का आधुनिक भारत, आधुनिक टाइम का है। ठीक है, कालिदास देख लो किस टाइम के हैं, फिर भी क्या किया जा रहा है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा था। मतलब क्या हुआ कि शेक्सपियर यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कालिदास के बारे में बोला था कि कालिदास के बारे में ये कहानी था कि कालिदास जिस डाल पे बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे, तो कुछ लोग उन पे हंसता भी है कि कालिदास को मतलब मूर्ख समझा जाता था। ठीक है, तो कालिदास के बारे में ये बोला था कि कालिदास एक बार क्या होते हैं, स्कूल में पढ़ते रहते हैं, तो उसको क्या किया जाता है कि बोला जाता है कि देखो जो उनका घर था ना, तो ये मान चलो कि घर है, इस पर इधर और इधर क्या है, स्कूल है। तो बरसात का टाइम था, तो बोला जाता है कि कौन है जो जाके रोज क्या करना रहता था, वहां पे काली जी का पूजा करना होता था। ठीक है, तो बोलता था कालिदास को, सबको क्या लगता है कि ये मूर्ख है, तो इसी को बोलता था। कालिदास क्या करता है, इस नदी को, उस उफान नदी को पार करके जाता है और फिर वहां पे पूजा करता है। तो टीचर लोग शर्त ये रख देता है गांव वाला कि तुम जाएगा पूजा करेगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि तुम पूजा किया है, तो उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो कालिदास क्या होता है, जब जो नदी पार करके जाते हैं तो वो काली जी को क्या करते हैं, पूरा जो वहां पे भभूत रहता है, तो ठीक है, पूरा भभूत लगाता है, तो उससे कहा जाता है कि काली जी प्रसन्न होती है, उसके बाद उसको वरदान देती है, ऐसा कहानियां है। ठीक है, तो वरदान देती है, तो फिर क्या होते हैं कि कालिदास से पूछती है काली जी की बोलो क्या चाहिए, तो वो बोलते हैं कि बस हम कुछ ऐसा हो जाए कि जो भी किताब को हम पढ़े ना, तो उसका सारा का सारा क्या हो जाए, ज्ञान हमको हो जाए। तो वहां पे उसको आशीर्वाद दिया था, तो फिर वो कहा जाता है कि जितना अवेलेबल पुस्तक था वो सारे वो क्या करते हैं, टच कर देते हैं, तो उसके बाद उनको सारी चीज का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो देखो, और रचना का बात करेगा तो जितना कालिदास के द्वारा रचना किया गया, तो हमको नहीं लगता शेक्सपियर के द्वारा उतना रचना किया गया। और जितना आप टाइमलाइन को देखो ना, आप एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड के आदमी को कंपेयर करोगे तो कहाँ से होगा। आधुनिक आधुनिक समय काल में जब जो आप शेक्सपियर का बात कर रहे थे, तो उसके पास रिसोर्सेज, दुनिया भर का रिसर्च, ताम झाम, डेवलपमेंट, इनोवेशन, सारा चीज था। मगर आप कालिदास का टाइमलाइन देखे तो उस टाइम में तो उतना सारा चीज नहीं था। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि सम्मान को, उनके गरिमा को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाने का कोशिश किया था। और दुख का ये बात है कि भारत जैसे देश में आज भी क्या होता है कि हम लोग को जो वेस्टर्न ड्रीम है ना, जो पश्चिमी सभ्यता का, हम लोग को पता नहीं, समझ में नहीं आता कि क्या होता है कि गोरी चमड़ी कुछ भी बोल देता है ना, श्वेत चमड़ी, तो लगता है कि वही क्या है, वही खुदा है, वही भगवान है, वही जो बोल दिया वही सच है, बाद बाकी हम लोग कुछ है ही नहीं। जो भी इंसान अपने मिट्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, जिसको अपने संस्कृति पे गर्व नहीं है, भरोसा नहीं है, तो उसका दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कालिदास को क्या बोला था, कालिदास को बोला था भारत का शेक्सपियर। ठीक, तो उनके द्वारा पुस्तक का रचना किया गया, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव। ठीक है, और उर्वश्यम।
जितना इनके द्वारा रचना कर दिया गया है, तो हमको लगता है आने वाला 5000 साल में भी आदमी पैदा होगा ना, तो कालिदास के बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी किसी के साथ तुलना किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के सम्मान को तो निश्चित रूप से ठोस पहुंचाया। कालिदास को अब ये हो जा शेक्सपियर से कंपेयर करने का तात्पर्य क्या हो गया? यही हो गया कि कहीं ना कहीं अब कालिदास के आपको क्या उनके ज्ञान पे या फिर उसके लोकप्रियता पे क्या है, शक है। और यदि उनका उतना लोकप्रियता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग का कमी है कि हम लोग अपने इतिहास को क्या कर पाए, उस प्रकार से विश्व के सामने नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, तो उनका पुत्र कौन हुआ? कुमारगुप्त। उसका टाइमलाइन कितना है? 415 से 455। ठीक है, और जो नवरत्न थे उनका कौन कौन पुस्तक है? तो जो अमर सिंह थे उनके द्वारा अमरकोश लिखा गया, आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टयम, और वराहमिहिर के द्वारा पंच सिद्धांतकम, पंच सिद्धांतिक। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बच गया है। अब है कौन? कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त के बारे में भी बताएं, तो कुमारगुप्त का टाइमलाइन कितना है? 415 से 455। महेंद्रगिरी, महेंद्रादित्य क्या क्या करते हैं? ये उपाधि लेते हैं। ठीक है, और ये देखो इनके द्वारा क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। यही नालंदा विश्वविद्यालय जिसका क्या किया जाता है कि एक क्रूर, सनकी, पागल, जो कह दो जाहिल, मूर्ख, जो कह दो, बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है? इसका विध्वंस किया था। क्यों? बख्तियार खिलजी को दुख इस बात का था, उसको दुख इस बात का नहीं था कि क्या कहता है कि उसको दुख किस बात का? उसको दुख इस बात का था कि एक गैर मुस्लिम, ठीक है, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है, एक गैर मुस्लिम को क्या था? कुरान का उससे ज्यादा समझ था। बस यही सबसे बड़ा कारण था। जो नालंदा के आचार्य रहते हैं उनको एक बार बुलाया जाता है बख्तियार खिलजी का इलाज करवाने के लिए, तो उनके द्वारा ये बोला जाता है बख्तियार खिलजी को, आप कुछ नहीं कीजिए, बस क्या कीजिए, कुरान का कुछ आयत है आप उसको पढ़ लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और वो पढ़ता है और वो स्वस्थ भी होता। तो उसको बख्तियार खिलजी को दुख दर्द इस बात का था कि जो मुस्लिम नहीं है, जो गैर मुस्लिम है, तो उसको कुरान का इतना ज़्यादा अच्छा समझ कैसे हो सकता है? तब जाहिल आदमी रहेगा, मूर्ख गवार रहेगा, तो उसको कहाँ से रहे, चाहे वो हिंदू धर्म का रहे, मुस्लिम धर्म का रहे, सिख धर्म का रहे, या ईसाई धर्म का रहे, या किसी धर्म का रहे, जो पढ़ेगा लिखेगा समझेगा जानने का कोशिश करेगा वही नहीं बुझेगा कि धर्म क्या है नहीं है। अब जो आदमी दिन भर तलवार मार काट करता रहता है, तो उस आदमी को कहाँ से पता चलेगा कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, या गीता में क्या लिखा हुआ है, या गुरु ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो मूर्ख गवार का कमी नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ इस प्रकार का व्यक्ति यदि मरता रहे, तो उसका हेल्प करने का गलती मत कीजिए। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए मरने के लिए। उसके बख्तियार खिलजी यदि मर जाता तो फिर तो क्या होता कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस नहीं होता। ठीक, मगर वो ठीक हो गया, तो उसको दुख इसी बात का था कि एक गैर मुस्लिम को इतना समझ कहाँ से आ गया कि वो कुरान के बारे में इतना जानता है कि उसको बोलता है कि तुम इस आयत को पढ़ो तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और वो पढ़ता है, ठीक भी होता। बस इसी क्रोध में वो क्या करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाता। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये कहा था कि दुनिया से लोग आते थे पढ़ने के लिए, बिहार का जो पहचान था, और आज यदि होता तो कहीं ना कहीं भारत विश्व गुरु होता। ठीक है, चलो, तो क्या आता है उसके बाद? कौन आता है उसके बाद? आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में बोलोगे तो स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व में थे। ठीक, इसके द्वारा क्या किया था? उपाधि लिया था सकरादित्य का। देखो बख्तियार खिलजी के बारे में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, चाहे भारत का या फिर क्या होगा बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे, तो वहां पे भी बताएंगे। ठीक, इसके समय में क्या हुआ? हुनों का आक्रमण होता है भारत में, और इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? इस बात की जानकारी भीतरी शिलालेख से। कहाँ से? भीतरी शिलालेख से। देखो गुप्त शासक के क्रम में भानुगुप्त का जानकारी मिलता है एरण्य शिलालेख से, और इसके बारे में ये चीज बोला जाता है कि उस टाइम में सती प्रथा जैसा कुछ चीज होता था। सती प्रथा जानते हैं? जब क्या होता था कि कोई स्त्री का पति क्या होता था, उसका मृत्यु हो जाता था, तो वो क्या क्या होता था, उसको भी साथ में उसको जलना पड़ता था। ठीक है, विष्णुगुप्त क्या हुआ? इस वंश का अंतिम शासक हुआ। क्या हुआ? अंतिम शासक हुआ। बस हो गया, थोड़ा सा बच गया होगा।
पुष्यभूति थोड़ा सा बच गया, बस लास्ट ही है। तो वहां तक देख लिए। चलिए पुष्यभूति को भी समाप्त कर देते हैं। तो पुष्यभूति की बात कीजिए तो पुष्यभूति का समय काल कितना था? 500 ईस्वी। ठीक है, इस वंश का स्थापना किया गया था पुष्यभूति के द्वारा। ठीक है, और हर्षवर्धन जो था 606 से 647 ईस्वी। ठीक, इसके द्वारा उपाधि लिया था द्वितीय अशोक का। किसका? द्वितीय अशोक का और शिलादित्य का। बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय है ना, देखो बौद्ध धर्म के बारे में हम कंप्लीट वीडियो 71वीं बीपीएससी वाले में हम ऑलरेडी एक कल या परसों प्रोवाइड करवाए, तो वहां से जाके कर लेना। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को क्या किया था? महायान संप्रदाय को इनके द्वारा संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, इसके समय में चीनी यात्री हेनसोंग आए। देखो हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया? वेनसोंग आया। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में कौन आया? फाहियान आया। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, राजधानी कहाँ था? थानेश्वर, हरियाणा और कन्नौज। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जो इसकी बहन रहती है राजश्री, वो क्या होती है? वहां की शासक रहती है। ठीक है, और बाणभट्ट के द्वारा एक पुस्तक का रचना किया गया था जिसका क्या नाम था? हर्षचरित्र। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, और उसके द्वारा कदम्बरी का भी रचना किया था। हर्षवर्धन क्या थे? बंगाल में गोर शासक शशांक को क्या किए? पराजित किए। परंतु इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो नर्मदा नदी है जो दक्षिण भारत में है, तो वहां के तट पे क्या हुआ? ये पुलकेशिन द्वितीय थे, ये साउथ के अति थे, राजा थे। तो पुलकेशिन द्वितीय से क्या होते हैं? ये पराजित हो जाते हैं। ठीक है, और इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल शिलालेख से। ठीक है, तो ये रहा पुष्यभूति। तो देखो एंशियंट हिस्ट्री में जो था वो सारा चीज हम कवर करवा दिए। तुम्हारे एग्जाम के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज था सब चीज हम कवर करवा दिए हैं। ठीक है, पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे। और तुम लोग से रिक्वेस्ट करते हैं और बोल भी रहे हैं कि 9 तारीख से पहले भी कैसे करके क्या करो कि 50+ सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग का क्या होने वाला? अब हम लोग अरबों का आक्रमण देखेंगे, उसके बाद आगे करते रहेंगे। और किसी वीडियो पे कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताना। ठीक है, धन्यवाद।